आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? मैं अमित कुमार, स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज आपकी क्लास बहुत दिन के बाद हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा अस्वस्थ था, इसलिए थोड़ा समय लग गया रिकवर होने में। अब फ़िलहाल बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो अब से आपकी क्लास जो है नियमित तौर पर आया करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था बीते दिनों? हमने पढ़ा था राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटिव। हमने स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में बीते दिनों पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या था हमारा? विधानसभा यानी असेंबली, यानी फिर दूसरा क्या था? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और तीसरा क्या था? गवर्नर यानी राज्यपाल। ठीक है, हमने बीते दिनों विधानसभा के बारे में पूरी चर्चा हमने समझ ली थी। ठीक है, और विधान परिषद के बारे में हमने पूरा क्लास समझ लिया था, और राज्यपाल जो आज की क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की पूरी जो क्लास होगी वो हमारे गवर्नर यानी राज्यपाल पे होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपनी कक्षा को आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी राज्यपाल यानी गवर्नर। आज हमारी पूरी चर्चा राज्यपाल के इर्द गिर्द होगी, यानी पूरी चर्चा हम राज्यपाल के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, पहली बात, हमारी पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है अनुच्छेद का, यानी अनुच्छेद यानी गवर्नर। पूरी जो गवर्नर की चर्चा है वो हमारे आर्टिकल 153 से 152 से 167 यानी 152 से 167 में मिलती है। समझ में आ गई? अब देखिए, हमने अनुच्छेद के बारे में पढ़ लिया। कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए हम जानते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 ये कहता है कि राज्यपाल का एक पद होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 153 यानी राज्यों के लिए, यानी एक राज्य और या एक से अधिक राज्य के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये आपका अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? यानी राज्यपाल की शक्ति, यानी जो पावर्स है हमारे गवर्नर की, उसके बारे में अनुच्छेद 154 कह रहा है। फिर अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है। फिर अनुच्छेद 156 यानी 156 राज्यपाल के कार्यकाल, यानी जो उनके कार्यकाल है उनके बारे में बयां करता है। अनुच्छेद 157 यानी राज्यपाल की योग्यता, 157 में राज्यपाल की योग्यता बताई गई है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ, यानी जो ओथ है हमारे गवर्नर साहब का, वो आपके आर्टिकल 159 में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान यानी पार्डन, हमारे गवर्नर साहब जो पार्डन करते हैं यानी क्षमादान देते हैं, वह आपकी आर्टिकल अनुच्छेद 161 में आती है। अनुच्छेद 213 यानी राज्यपाल का अध्यादेश, जिस तरह हमने राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस पढ़ा था अनुच्छेद 123 में, उसी प्रकार 213 में राज्यपाल का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के बारे में चर्चा है। फिर अनुच्छेद 333 में मनोनयन, जो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति साहब की एंग्लो इंडियन यानी वो मनोनयन करते हैं, उसी तरह राज्यपाल भी यहाँ पे स्टेट में एक एंग्लो इंडियन की वो मनोनयन करते हैं। तो उसकी चर्चा यहाँ पे अनुच्छेद 333 में बताई गई है। ठीक है, तो आइए यहाँ से अपनी चर्चा राज्यपाल के बारे में कंटिन्यू करते हैं, यानी गवर्नर। पहला बात, गवर्नर है क्या? गवर्नर, देखिए पहले ही बात, गवर्नर के बारे में ये क्या गया, जिस प्रकार राष्ट्रपति हमने जिस प्रकार, देखिए पहले क्या था ना कि अंग्रेज, ये जो पद है ना ये ब्रिटिश काल से चलता आया है। जो एक प्रांत होता था, जो एक राज्य होता था, वहाँ के वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ऐसे पद वो बनाए गए थे। ठीक है, उसी को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो पद राज्य के लिए गवर्नर जो राज्यपाल है वो रह गया। ये पद हम मौर्य काल में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश काल से हमने ये गवर्नर जो शब्द है ये राज्यपाल, वहाँ से ये कंटिन्यू आया है। ठीक है, अब जो पूरी जिस प्रकार हमने सेंट्रल में यानी एट द सेंटर हम यहाँ पे पूरी चर्चा करते हैं, यानी राज्य कार्यपालिका की समझ लेते हैं। राज्य कार्यपालिका, इसमें कौन कौन आते हैं? यानी स्टेट लेजिस्लेटिव, जिस प्रकार हमने संसद या सेंटर ने पढ़ा था,
ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे राज्य की तुलना करेंगे, यानी राज्य कार्यपालिका में कौन कौन से अंग होंगे। पहली बात हम अंग पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से अंग होंगे। देखिए, जो हमारा गवर्नर है, ठीक है, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री साहब, तीसरा है हमारा मंत्रिपरिषद यानी जो पूरी मंत्री परिषद है, मिनिस्टर, और चौथा है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता जिसे हम कहते हैं। समझ में आ गया? ये क्या था, गवर्नर जो है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, और ये एजेंट भी कहते हैं इसको, एजेंट कहते हैं ना, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये सेंट्रल यानी केंद्र का, यानी एक एजेंट भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि उनका कार्य कुछ इस प्रकार का है जिसके तहत उन्हें ये शब्दावलियाँ दी गई है। यानी राज्य कार्यपालिका, जिस प्रकार हमारे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, उस प्रकार यहाँ पे क्या है, राज्य कार्यपालिका में 4 अंग है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद पूरी आ जाएगी उनकी, फिर एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, ठीक है। अब गवर्नर को यहाँ पे हम 2 नामों से पुकार, मतलब शब्दावलियाँ दी गई है, 2 नामों से हम कहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी वो संवैधानिक प्रमुख है, किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, वो राज्यपाल होता है, ठीक है। और एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वो सेंट्रल केंद्र सरकार का एक एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी राष्ट्रपति के तहत, यानी जो भी चीज़ है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इस प्रकार वो एजेंट है ऑफ सेंट्रल ऑफ द गवर्नमेंट, या और ये जो हमारे केंद्र में जो सरकार होती है उनकी सिफारिश पे ये राष्ट्रपति जो है हमारे अलग अलग स्टेट की राज्यपाल को वो नियुक्ति करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, हमारे राज्य में 2 तरह के प्रमुख होते हैं, एक तो होता है संवैधानिक प्रमुख और एक होता है रियल यानी जो वास्तविक प्रमुख होते हैं। जो संवैधानिक प्रमुख है गवर्नर, ये हमारा संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है, और ये नाम मात्र के भी प्रमुख हैं, 2 चीज़, ठीक है। और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे रियल यानी वास्तविक प्रमुख है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। यानी गवर्नर साहब को हम क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रमुख, और नाम मात्र के प्रमुख भी कहते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रमुख, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है इसलिए उन्हें ये नामों से पुकारा जाता है। अब देखिए, ये आपने लिख लिया होगा, आगे क्लास को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार देखिए कि एक केंद्र था, यानी सेंटर में क्या था, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे राष्ट्रपति साहब, तो उनको क्या कहते थे, नॉमिनल हेड, ठीक है, या फिर संवैधानिक, ये संवैधानिक प्रमुख भी है केंद्र में, राष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरे कौन से थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, रियल हेड है, वास्तविक प्रमुख है, ये वास्तविक प्रमुख है। देश कौन चलाता है, हमारे प्रधानमंत्री, और किन के नामों से चलता है,
वो हमारे राष्ट्रपति। समझ में आ गया। इसी तरह हम जब स्टेट में आते हैं तो यहाँ भी आपको 2 प्रमुख मिल जाएंगे। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केंद्र में होते हैं तो यहाँ पे गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब। किनकी सिफारिश पर? जो पूरी यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, जो मंत्रिपरिषद, उनकी सिफारिश पर। ठीक है। तो गवर्नर भी हमने ये पढ़ा था, नॉमिनल हेड है। ठीक है। और इनको एक और कहते हैं, जो ब्रिटिश भाषा में जो शब्द है D0 एग्जीक्यूटिव, यानी D0 एग्जीक्यूटिव है। समझ में आ गया। ठीक है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं यानी मुख्यमंत्री साहब, वो क्या है? ड्यू फैक्टो एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, यानी ये रियल हेड है। ये कुछ शब्दावलियाँ की हैं जो आपके जो वन डे एग्ज़ाम में MCQ में आपको ऐसे क्वेश्चन यानी डिफैक्टो, D0, नॉमिनल हेड, रियल हेड, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रश्न आएंगे जो आपको हल करना होगा, बनाना होगा। तो आपने ये दोनों अंतर समझ लिया। जिस प्रकार सेंटर और स्टेट में अंतर हम करके पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस तरह केंद्र में होते हैं, उस प्रकार यहाँ पे गवर्नर होते हैं स्टेट में। जिस प्रकार वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रियल हेड होते हैं केंद्र में, उस तरह जो स्टेट में है, कार्यपालिका में है, चीफ मिनिस्टर यानी जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो रियल हेड होते हैं। समझ में आ गया। ये दोनों अंतर हमने समझ लिया। ये 2 स्टार मार्क शब्दावलियाँ हैं, इनको आप याद रखेंगे, यानी D0 एग्जीक्यूटिव और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। D0 क्या था? गवर्नर के लिए था, ये गवर्नर के लिए था। और चीफ मिनिस्टर के लिए क्या था? डी फैक्टो। समझ में आ गया। फैक्ट्स यानी रियल, 0 यानी नॉमिनल हेड। समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे क्लास को जो चर्चा है बढ़ाते हैं। आई होप आपने सब लिख लिया होगा अपने नोट्सबुक पे। ये जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपके एक एक पॉइंट, एक एक शब्द जो होता है पॉलिटी में, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक एक शब्द जो होता है ना, आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पे शब्द से खेलना आना चाहिए, यानी शब्द को पकड़ना आना चाहिए। एक एक बारीकी आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए क्लास को पूरी चर्चा आप ध्यान से समझें, आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैं ये राज्यपाल जो पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी चर्चा जब आप क्लास देख लेंगे, समझ लेंगे, तो जब आप कोई भी गवर्नर का, PCS का या UPSC स्तर का भी आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। तो इस पूरी चर्चा को आप ध्यान से समझें ताकि आपको पूरी चर्चा समझ में आए। ठीक है। देखिए, राज्यपाल कहा गया है राष्ट्रपति के तरह राज्य में भी एक संवैधानिक प्रमुख होगा। राष्ट्रपति की तरह राज्य में भी एक संवैधानिक प्रमुख होगा। समझ में आ गया। और अनुच्छेद 153 यानी अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। समझ में आ गया। और वर्तमान में जो प्रेजेंट में 7वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 1953 में ये कहा गया है, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1953 में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। हमने देखा होगा आपका अमूमन ऐसा होता है कि राज्यपाल एक राज्य के लिए बनाए जाते हैं। कभी कभी एक राज्य से ज़्यादा भी, यानी 2 राज्य के लिए भी एक ही राज्यपाल को
नियुक्त किया जाता है। हमने देखा होगा पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, एक ही राज्यपाल जो चंडीगढ़ है कैपिटल, एक राज्यपाल हैं जो दोनों स्टेट को देखते हैं, संभालते हैं। तो हमारा राज्यपाल क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सिफारिश होती है हमारे केंद्र यानी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की, ठीक है। वो प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और एक नोट में, इसे आप नोट में लिख लेंगे जो स्टार मार्क है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट डे में 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट CAA 1953 में कहा गया है एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये फैक्ट है। अब राज्यपाल बनने यानी राज्यपाल कोई बनेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटीज़ है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो राज्यपाल हो सकता है? पहली बात हम ये पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब में है, ये पहला। और दूसरा, उसकी जो आयु है, एज है 35 वर्ष निश्चित की गई है, यानी उसकी जो आयु होगी वो 35 ईयर्स होगी। तीसरा, अब तीसरा है क्या है, वो किसी भी सदन का यानी जो हमारे विधानसभा, विधान परिषद, कहीं का भी MP या MLA नहीं हो सकता। समझ में आ गया? और वो जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त है, पहली बात उसका मूल निवासी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? यानी जो भी राज्यपाल हो, जैसे मान लीजिए बिहार में कोई राज्यपाल नियुक्त होना है, तो जो राज्यपाल नियुक्त बिहार में हो रहा है वो बिहार का तो पहली बात वो निवासी या वहाँ पे नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य का होना चाहिए। इसकी वजह है अपनी। समझ में आ गया? और वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। प्रतिष्ठित मतलब एक जो इनका नाम हो, जो विशिष्ट पहचान रखते हो, वैसे व्यक्ति जिनका काफ़ी अनुभव हो, पढ़े लिखे व्यक्ति जो काफ़ी जिनका नाम है समाज में, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका एक ऑरा है, वैसे व्यक्ति को जो अमूमन जो है केंद्र सरकार जो है स्टेट में राज्यपाल के रूप में भेजती है, ताकि जो भी नीतियाँ बनेंगी, ठीक है, उनमें राज्यपाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके क्रियान्वयन में अपनी सहमति देते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की। और ये राज्यपाल का जो हमने मॉडल, जैसे US में 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स में जो है 50 राज्यपाल हैं। हमारे स्टेट में वैसे ही है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यपाल हैं, कहीं पे एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल है, जैसी व्यवस्था हमने पढ़ी, ठीक है। लेकिन अंतर ये है हमारे अमेरिका और हमारे भारत में हमने जो राज्यपाल जो बनाया, जो राज्यपाल जो पद लिया है, ये हमने किस मॉडल से लिया है? ये हमने कनाडाई मॉडल से लिया है। कनाडाई मॉडल में होता क्या था कि हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमने बहुत सारी चीज़ों को दूसरे देशों से एडॉप्ट किया है, उसे अपने संविधान में लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। उसी प्रकार हमारा ये राज्यपाल, इसकी पूरी कार्यप्रणाली हमने ये मॉडल कनाडा से लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जिस प्रकार अमेरिका में जो भी राज्यपाल थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे, यानी वो उसका निर्वाचन जो होता था आम जनता करती थी, ठीक है। लेकिन कनाडाई मॉडल में क्या था कि जो राज्यपाल का निर्वाचन जो है आम जनता नहीं करती, इनका जो निर्वाचन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। इसकी वजहें क्या हैं? आप इनकी वजहें भी जान लो। पहला, क्या आपको लगता है कि एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती है? क्लैश होगा, और हमारी ये कोशिश रहती है कि क्लैश की गुंजाइश कहीं रहे ही ना। अगर आप एक कल्पना करो, अगर स्टेट में, अगर राज्य में आपके, हमने ये प्रमुख शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक संवैधानिक प्रमुख यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, नॉमिनल हेड है, और एक जगह हमने रियल हेड यानी वास्तविक प्रमुख कहा है। ये 2 चीज़ हमने पढ़ा। हमारे राज्यपाल क्या है? नॉमिनल यानी नाम मात्र के प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है वो, ठीक है। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब यानी चीफ मिनिस्टर क्या हैं? वो हमारे रियल हेड हैं। अगर मान लें जिस प्रकार मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, हम अपनी जो विधानसभा का चुनाव होता है, अभी बिहार में ये चुनाव होने वाली है, आप सभी वोट डालेंगे, सभी अपने अपने क्षेत्र के जो होता है MLA को चुनेंगे, ठीक है। अब जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, ठीक है, वो दल चुनाव जीतेगा। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत आएंगे, जितने ज़्यादा MLAs होंगे, जितनी ज़्यादा संख्या होगी बहुमत, उसके अनुसार सरकार बनेगी। अब वो सरकार अपने जो भी है एक मुख्यमंत्री को चुनेंगे अपने में से, ठीक है, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री साहब का ओथ हो गया, मुख्यमंत्री बन गए, उनका निर्वाचन हुआ, पूरी जनता ने
एक चेहरे को देख करके वोट दिया, एक पार्टी लाइन पे चल के, पार्टी लाइन की जो विचारधारा है उस पर चल करके वोट दिया। फिर सबकी सहमति से एक मुख्यमंत्री भी चुन लिया गया, जो आम जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ, प्रत्यक्ष मत के आधार पर चुना गया। लेकिन जब हमने राज्यपाल को जो नियुक्ति जिस प्रकार राष्ट्रपति ने की, राज्यपाल का जो हमने चुनने के लिए मत दिया, क्या यहाँ पे हमने राज्यपाल को चुना? हमने ऐसा बोला कि राज्यपाल को चलो हम लोग वोट देते हैं, निर्वाचन हो रहा है राज्यपाल का? कभी नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की ही नहीं गई। अगर राज्यपाल का भी मान लीजिए निर्वाचन होता, अगर राज्यपाल को भी जनता चुनती तो क्या होता? एक रियल हेड होते, एक नॉमिनल हेड होते, ठीक है। दोनों अपने अपने क्षेत्र से चुन के आए, तो दोनों में अपने पावर्स को लेके क्लैश होता ना, जरूर होता। जिस प्रकार राष्ट्रपति का वहाँ पे निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन होता है वहाँ पे, और प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष तरीके से होता है ना, तो वहाँ पे अलग जिम्मेदारी, अलग रोल है। लेकिन जब स्टेट में बात करेंगे, यहाँ पे निर्वाचन, राज्यपाल का निर्वाचन, ये शब्द आप पढ़ो समझो। एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का एजेंट है, केंद्र सरकार के एजेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं होगी राज्यपाल के बारे में, जो भी केंद्र को देनी होगी, वो राज्यपाल देगा अपने स्टेट के बारे में, अलग अलग स्टेट के बारे में। समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों में, एक राज्य में दोनों में अपने पावर्स को लेके क्लैश ना हो, तो ऐसी व्यवस्था की नहीं गई कि जनता दोनों को चुने, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ गया? और दूसरी वजह यह भी थी कि जिस प्रकार एक मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री रियल हेड है, जो जनता के बीच चुन के आते हैं, सारी पावर्स, एक्चुअल पावर्स जो होती है उनके नाम की होती है, वो वहाँ पे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और राज्यपाल क्या होता है? वहाँ पे गौण होता है। मुख्यमंत्री अपनी सारी रिपोर्ट, जो भी वो कार्य करेगा, जिसकी सूचना, वो राज्यपाल को देगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी होता है वैसा ही, ठीक है। जो भी बिल्स पास हो गई दोनों सदन में, विधानसभा विधान परिषद में, जब तक राज्यपाल की मुहर नहीं लगेगी तब तक वो विधेयक यानी कानून नहीं बन पाएगा राज्य के लिए। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति में वहाँ भी देखा था, लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास होते थे, अंतिम मुहर किनकी लगती थी? राष्ट्रपति की लगती थी। उस प्रकार यहाँ पे भी मुहर जिनकी लगेगी? राज्यपाल की लगेगी। अगर कोई विधेयक को आरक्षित करना है, वो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो किसके लिए आरक्षित करेंगे? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति को भेज देंगे या अपने पास रख लेंगे निश्चित समय सीमा के लिए। तो ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार हमें, हमारे संविधान निर्माताओं को ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि राज्य में दो प्रमुख बनाए जाएं, जिनका चुनाव जो है जनता करे। अगर ऐसा होता तो दोनों में अक्सर क्लैश होता, दोनों अपने पद को लेकर भिड़े रहते हैं। जिस प्रकार हमने देखा था दिल्ली में अमूमन चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल में एलजी में क्लैश होता था। वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था कि दोनों चुन कर आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने पावर्स को लेकर क्लैश होता। अगर यहाँ पे हम इलेक्टेड करवा देते तो ज़बरदस्त क्लैश होता, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुख्य तौर पर जो हमारा क्वालिफ़िकेशन है, जो योग्यता है, वो ऐसी है कि राज्यपाल जो भारत का एक नागरिक होना चाहिए, पहले बात सब में है। और दूसरा, इसकी एज है फिक्स कर दी गई है 35 वर्ष। ये 35 वर्ष एज जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज़ में हमारे पूछेंगे। तो आपको योग्यता के बारे में दो चीज़ें मुख्य तौर पर याद होनी चाहिए, यानी योग्यता, क्वालिफ़िकेशन मुख्य रूप से दो योग्यता। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने मुख्यतः दो है।
और उनकी क्या है, उम्र के बारे में पढ़ लिया, कोई लाभ के पद पर नहीं है, यानी वो किसी नौकरी पेशा आदमी नहीं हो, कहीं सेवा नहीं दे रहे हो, कोई वकील नहीं हो, जज नहीं हो, ऐसे कोई लाभ के पद पर वो नहीं होने चाहिए। अब किसी सदन के सदस्य में नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको फैक्ट्स में बताई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और चौथा, किसी सदन के सदस्य ना हो, ठीक है। जब वो किसी सदन के सदस्य रहेंगे तो उन्हें राज्यपाल उस समय नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, जब वो नहीं है तब उनको नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा आपने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। तो ये 2 3 4 जो है और भी है, आप याद रखने को रख सकते हैं। अब जैसे हमने बताया था आपको कि राज्य के बाहरी व्यक्ति होने चाहिए, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिए, एक उनका नामचीन व्यक्ति हो गया, जो काफ़ी पढ़े लिखे हो, शिक्षाविद हो, जिनका समाज में एक योगदान हो, प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। समझ में आ गया। तो हमारी ये कुछ योग्यताएं हैं, पद की शर्तें हैं, और ये जो पद की शर्तें हैं इसकी जो चर्चा है हमारे अनुच्छेद 198 में है, 198 में है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब यहाँ से चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। आप तब तक ये सारे जो योग्यता हैं, 1 2 3 4 जो पॉइंट है, इसे आपने नोटबुक में उतार लीजिए। अब बात करते हैं इनकी। हमने योग्यता तो पढ़ लिया कि एक पद है राज्यपाल, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, हमने ये पढ़ लिया। अब उनका जो नियुक्ति है, उनको कौन नियुक्त करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। हमने ये बोल रखा है इनकी नियुक्ति, यानी इनको अपॉइंट कौन करते हैं। तो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और किनकी सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किनका एक रिकमेंडेशन था, किनकी सिफारिश थी, ये बात जो कहा गया था सरकारिया आयोग था एक, सरकारिया आयोग यानी 1983, उन्होंने ये कहा था। पहली बात तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये फैक्ट्स है। और ये सरकारिया आयोग ने 1983 इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वो किनकी सिफारिश पर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होनी चाहिए। समझ में आ गया। ये सरकारिया जो आयोग है, ये स्टार मार्क है, ये आप याद कर लेंगे। ये बात जो नियुक्ति के बारे में जो बात है, रिकमेंडेशन है, इनकी सिफारिश, किनकी सिफारिश लगेगी यहाँ पे, प्रधानमंत्री की सिफारिश लगेगी। यानी राष्ट्रपति अगर चाहेंगे वो खुद से किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सिफारिश किनकी लगेगी, किनकी रिकमेंडेशन पे आएंगे राज्यपाल स्टेट में काम करने के लिए, वो प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। जो भी सूचनाएं होंगी वो कौन देगा, केंद्र को, राज्यपाल देगा अपने स्टेट की। तो किनकी सिफारिश चाहिए, किनकी सिफारिश लगेगी, कौन चाहेंगे कि अपने व्यक्ति, ऐसा आरोप भी लगता है कि राज्यपाल जो है कठपुतली है, उनकी कोई अपनी पावर्स नहीं है, वो बायस्ड रहते हैं। ऐसा होते तो नहीं है क्योंकि वो किसी दल के नहीं होते, लेकिन अमूनन एक जो हम कहते हैं ना केंद्र सरकार के एजेंट, तो अक्सर ये देखने को मिलता है स्टेट में कि इनका झुकाव जो रहता है जिस पार्टी की सरकार रहती है उनकी तरफ होता है। जैसे केरल सरकार, हाल के दिनों में देखे थे जब केरल में ये बात आई, तमिलनाडु में ये बात आई कि वहाँ के जो बिल्स थे
वो राज्यपाल जो है बार बार आरक्षित कर लेते थे, राष्ट्रपति के लिए भेज देते थे, यानी वो बिल पास नहीं हो पाता था, लंबा समय लगता था, काफ़ी टाइम लगता था। ऐसे में क्या होता है कि क्लैश होती है, नीतियाँ नहीं बन पाती, बिल पास नहीं होता तो फिर कानून नहीं बनेगा आपका, तो फिर दोनों में मुख्यमंत्री और फिर राज्यपाल में क्लैश होता था, ऐसे आरोप लगते हैं। तो ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो ये आयोग, सरकारी आयोग 1983, ये आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और इनकी सिफारिश पर करेंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ये रिकमेंडेशन सरकारी आयोग ने दिया था और ये कब फॉर्म हुआ था? 1983। ये डेट भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 155 यहाँ पे पढ़ लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मुहर लगे आज्ञा पत्र से करता है। ये क्वेश्चंस बहुतों बार एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यू में पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद का इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है आपके प्रश्न में। तो अनुच्छेद कौन से हो गए? 155 हो गया, जो ये कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने एक मुहर लगे आज्ञा पत्र से करता है। ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद बहुतों बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए स्टार मार्क है, इसलिए आप याद कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के जो फॉर्मेट बनेगा आपको इस दिशा में बनाना है आपको, ताकि एक अच्छी नोट्स बन जाए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ये सारी चीज़ें आप फैक्ट्स पढ़ लो। ठीक है, आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी भी बुक में राज्यपाल टॉपिक की, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो थ्योरी पढ़ी है, जो चीज़ें समझी हैं हमने, वो वाकई काम आ रही है। इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमें उसकी पूरी समझ होनी चाहिए उस टॉपिक की, तभी वो पूरा क्वेश्चंस आपका बन पाता है। समझ में आ गया? तो इसके बाद चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब देखिए, राज्यपाल नियुक्त हो गए। अब जब हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ रहे हैं, राज्यपाल की योग्यता हमने पढ़ ली, पद की शर्तें पढ़ ली, हमने उनकी नियुक्ति पढ़ ली, नियुक्ति कौन करते हैं। अब जो उनकी शपथ होगी ना, अब राज्यपाल आ गए हैं स्टेट में, तो राज्यपाल की शपथ यानी ओथ, राज्यपाल की शपथ जिसे हम ओथ कहते हैं। समझ में आ गया? इसकी चर्चा आर्टिकल किस में की गई है? 159। ठीक है, ये चर्चा आपकी शपथ की कहाँ की गई है? 159, यहाँ पे है ना 159। तो ये आपको याद रखना है। राज्यपाल की देखिए, शपथ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिरक्षण, परिरक्षण भी होता है, और दूसरा संरक्षण होता है। इसको डिफेंड कहते हैं, प्रतिरक्षण को, और इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ, समझ में आए। डिफेंड, प्रीज्योर, PRESURE, परिरक्षण को, और फिर संरक्षण को प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट। ठीक है, ये 3 नाम दिए गए हैं। हिंदी में कहेंगे प्रतिरक्षण, दूसरा को परिरक्षण कहते हैं, और तीसरा संरक्षण कहते हैं। इंग्लिश में डिफेंड, प्रिज्योर और प्रोटेक्ट। हमारे जो राज्यपाल साहब हैं वो परिरक्षण की शपथ लेते हैं। मैंने ये टिक लगा दिया है। राज्यपाल अपनी शपथ किसकी लेते हैं? परिरक्षण की। राज्यपाल परिरक्षण, यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है, परिरक्षण की शपथ लेते हैं। ये आपको ये याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते थे, हमने बीते दिनों क्लास में पढ़ा था। राष्ट्रपति को शपथ हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI वो दिलाते थे, उसी प्रकार यहाँ पे शपथ कौन दिलाएंगे? तो हमारा जो हमारे राज्य में जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उच्च न्यायालय, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे। यानी राज्यपाल की शपथ हो गई, किसकी लेंगे? प्रेज्योर की। राज्यपाल को शपथ
शपथ यानी ओथ, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अगर एक इसमें नोट एक आप ये भी लिख लो, जब मान लीजिए कल्पना करते हैं राज्यपाल को शपथ, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर ऐसा कभी हो भी सकता है, अमूमन होता भी है कि जब हमारे किसी स्टेट में उस समय जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, उनकी शपथ जब होनी है, उसमें वहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पद है खाली रहता है। तब ऐसी स्थिति में कौन शपथ दिलाएंगे? हमारे ऐसा स्टेट में मान लिया जाए ऐसा हो कि जब राष्ट्रपति ने गवर्नर को अपॉइंट किया यानी उनकी नियुक्ति की, वो स्टेट में आ गए हैं। ठीक है, जब स्टेट में आ गए हैं तो वो काम करना स्टार्ट तो नहीं कर देंगे जब तक वो शपथ नहीं लेंगे। ठीक है, तो पहली बात जब शपथ लेंगे उसमें अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश है तो वही शपथ दिलाएगा। ये संविधान में लिखा गया है, कहा गया है क्लियरली 159 में ओथ में कहा गया है। अगर मान लिया जाए अगर उस समय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली रहता है, वो भी अगर नहीं रहते या किसी वजह से छुट्टी पे रहते हैं या उनका पद ही खाली रहता है, उनकी नियुक्ति नहीं होती, तो फिर शपथ कौन दिलाएंगे? तो उनकी जगह पे जो भी उस समय हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो फिर इनको हमारे राज्यपाल साहब को शपथ दिलाएंगे। समझ आ गया? तो उस समय कौन दिलाएंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस में, यानी एब्सेंस में उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठ, यहाँ पे शब्द है वरिष्ठ, हिंदी में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा राज्यपाल की शपथ के बारे में, अनुच्छेद जिसकी चर्चा अनुच्छेद 159 में यानी आर्टिकल 159 में कही गई है। ठीक है, शपथ को हम इंग्लिश में ओथ कहते हैं। समझ में आ गया? अब शपथ 3 प्रकार की होती है। एक पहला होता है प्रतिरक्षण, जिसे इंग्लिश में डिफेंड कहते हैं। दूसरा होता है परिरक्षण, जिसे इंग्लिश में प्रेज्योर कहते हैं। और तीसरा होता है संरक्षण, जिसे इंग्लिश में प्रोटेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, राज्यपाल की शपथ यानी राज्यपाल किनकी इन तीनों में किनकी शपथ लेते हैं? यानी परिरक्षण की यानी प्रेज्योर की। यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। ये अमूमन क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जहाँ भी स्टार्ट लगा रहा हूँ, जहाँ भी आपको कह रहा हूँ, जहाँ भी 2 बार 3 बार मैं जोर दे के बोल रहा हूँ आपको, तो आपको वो चीज़ें पकड़नी है, वो आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है पूरी चीज़ें क्लियरली। मैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको MCQ जब भी आप सॉल्व करो तो एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो मैं पूरी डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो परिरक्षण की शपथ लेते हैं, तो राज्यपाल की शपथ लेते हैं परिरक्षण की। पहला यह हो गया। ठीक है, और दूसरा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? तो राज्यपाल को शपथ और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य, यहाँ पे शब्द जो है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया, सॉरी, वो दिलाते थे। उसी प्रकार अभी जैसे एक नोट मैंने लिखा यहाँ पे, जब मान लिया जाए जब वो CJI जो हमारे उच्च न्यायालय के जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, अगर वहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब्सेंट हो यानी उनकी नियुक्ति नहीं हो, किसी वजह से वहाँ पे उस पद में बैठे नहीं हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में वहाँ पे शपथ कौन दिलाएंगे? तो वहाँ पे जो भी उस हाई कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, सीनियर मोस्ट जो न्यायाधीश हैं, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, राज्यपाल, समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और है जिस प्रकार वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
ताकि जो ओथ वाला हमारा सेक्शन है ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लिए। जो भी राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल अपने शपथ में राज्य के कल्याण की शपथ अवश्य, यहाँ पे अवश्य में टिक लगा दिया हूँ, अवश्य लेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अवश्य स्टार मार्क, बहुत ही ज़रूरी है, अवश्य। समझ आ गया? यानी यहाँ पे क्लियरली कहा गया है हमारे संविधान में, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल अपने शपथ में राज्य के कल्याण की शपथ अवश्य लेगा। यानी वो परिरक्षण की शपथ तो राज्यपाल साहब ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो साथ में किनकी शपथ लेंगे? जिस राज्य में वो नियुक्त हो रहे हैं उस राज्य के कल्याण, वो क्या करेंगे, उनका काम क्या है? राज्य के कल्याण में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक है, जो भी बिल्स आते हैं अंतिम मोहर किनकी लगती है? राज्यपाल साहब की लगती है। जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी काम करेगा, अपनी सारी रिपोर्ट कहाँ बताएगा, किनको सूचना देगा? राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल किनको देंगे? राष्ट्रपति साहब को देंगे। ठीक है, एक तरह से केंद्र में जाता है ये। ठीक है, राज्य से केंद्र में जवाबदेही बनती है। जो भी राज्य में काम होगा किनके नामों से होगा? जिस प्रकार सेंटर में होता था, प्रधानमंत्री कार्य करते थे, लेकिन नाम किनके होता था? राष्ट्रपति का। उसी प्रकार यहाँ पे मुख्यमंत्री काम करेंगे, नाम किनका होगा? राज्यपाल के नाम से होगा, क्योंकि ये राज्य में संवैधानिक प्रमुख है। समझ में आ गया? तो दोनों की तुलना यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करके हम पढ़ते हैं। दोनों की भूमिका अपनी अपनी जगह कुछ इस प्रकार की है। समझ में आ गया? अब राज्यपाल की पदावधि, यानी उनकी जो पद पर कब तक रह सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं आगे। ये हमारा पूरा चर्चा ओथ का यानी शपथ का खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि यानी इसकी चर्चा आर्टिकल 156 में की गई है। समझ में आ गया? यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो ये, राज्यपाल की एक कोई निश्चित पदावधि नहीं होती है। यानी राज्यपाल ऐसा, जिस तरह मुख्यमंत्री होते हैं निश्चित पदावधि है, 5 वर्ष जब तक बहुमत रहेगा, ये भी है। लेकिन अमूनन जो उनकी, जब वो इलेक्ट होते हैं, जब वो चुने आते हैं, जब प्रधानमंत्री हो गया या मुख्यमंत्री जी हो गए, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, पूरा टर्म। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे राज्यपाल की कोई एक निश्चित टर्म नहीं होती है। ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि वो 5 वर्ष तक कहीं पे अपनी किसी राज्य में अपनी सेवा देंगे, 5 वर्ष से पहले उनको हटा ही नहीं सकते। ऐसी नहीं है, क्योंकि इनका चुनाव नहीं हो रहा है ना, ये अपॉइंट कर रहे हैं। यानी शब्द यहाँ पे पकड़िए, अपॉइंट यानी नियुक्ति इनकी हो रही है। और नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं। तो पहली बात, सामान्यतः राज्यपाल की कोई निश्चित पदावधि नहीं होती। ठीक है, सामान्यतः यानी जनरली, ये मैं कह रहा हूँ सामान्यतः। ये जो भी शब्द मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शब्द डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में पूछेंगे, इसलिए ये शब्द का जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे आप ध्यान से समझें। सामान्यतः किसी राज्य में राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की होती है। ध्यान समझ लें, आपका एमसीक्यू यहाँ गलत हो जाएगा। आपके एमसीक्यू में लिखा रहेगा राज्यपाल की निश्चित पदावधि 5 वर्ष, राज्यपाल की सामान्यतः पदावधि 5 वर्ष की होती है। दोनों में अंतर है।
निश्चित, हमने ये निश्चित में होता है कि हमने क्लियरली संविधान में मेंशन किया है, कह दिया है कि राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की ही होगी। 5 वर्ष से पहले उसे कोई हटा भी नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी कहीं नहीं लिखी हुई है, लेकिन हम जनरली देखते हैं, जनरली जो हम समझ रहे हैं, तो राज्यपाल की जनरली, यहाँ जनरली शब्द, यहाँ कोई निश्चित पदावधि नहीं होती, मैंने लिखा है यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो आप इसे समझें, निश्चित पदावधि नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः किसी राज्य में राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की होती है। समझ में आ गया? ये फैक्ट्स है, आप इसे याद रखें। मैं जो बता रहा हूँ ये पूरा जो निचोड़ है, जब तक आप याद नहीं रखोगे आप एमसीक्यू में फंसोगे और आप गलत कर जाओगे एग्ज़ाम हॉल में। प्रेशर तो रहेगा ही, लेकिन ये आपको शब्द का सब अंतर है, खेला है। अगर आपके थ्योरी क्लियर नहीं है ना, ये पॉलिटी इतनी आसान भी नहीं है कि आप पॉलिटी में सारे क्वेश्चंस अच्छे मार्क्स ले आओ। इसलिए पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको शब्द को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको, क्योंकि इसकी भाषा अलग है ना, भाषा अलग है, हर में अनुच्छेद लग रहे हैं, हर में कुछ कंडीशन है, सेम तो कहीं नहीं है ना। राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों सेम टू सेम थोड़ी है, कुछ मूलभूत अंतर हैं। हम उन अंतर और जो एग्ज़ाम जो प्रश्न में है उस अंतर से प्रश्न पूछते हैं। थोड़े थोड़े अंतर रहेंगे आपको। सामान्यतः यहाँ पे पदावधि नहीं होगी, यहाँ पे लिख देगा निश्चित पदावधि 5 वर्ष की होती है, तो अंतर है, वहाँ पे आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जब थ्योरी जब पढ़ते हैं तो अपने थ्योरी को जब बनाते हैं, तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक जो फैक्ट्स हैं, हर एक बातें हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। आपके नोट्स जो बन रहे हैं वो आपके नोट्स शार्प बने, यानी शार्प जो दिखे आपको, जो समझ जाए। आप जब पढ़ लो उसको, जब आप एमसीक्यू में आप सॉल्व करने जाओ तो आपको कहीं से कोई प्रश्न छूटे नहीं, कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आपको हर एक बातों का बहुत ही गहनतापूर्वक ध्यान देना होगा। समझ में आ गई? तो यहाँ से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक शब्द अपने पढ़ा था, एक शब्द हमने पढ़ा था महाभियोग, यानी महाभियोग। ठीक है, महाभियोग राष्ट्रपति के लिए महाभियोग था। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के लिए महाभियोग है क्या? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है, टिक लगाया हमने, हाँ, यस है। राज्यपाल के लिए नो, नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कभी, ठीक है, कि अगर चाहे मुख्यमंत्री को राज्यपाल ठीक ना लगे, ठीक है, मुख्यमंत्री को उनकी कार्य करने का तरीका जो ठीक ना लगे, तो ऐसा होता है क्या कि राज्यपाल पे हम महाभियोग ले आए, सदन महाभियोग ले आए? जिस प्रकार राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति को लेकर के महाभियोग ले आते थे, व्यवस्था थी संविधान में कि राष्ट्रपति की अनुचित कार्य राष्ट्रीय अगर संविधान के इतर काम कर रहा है, यानी संविधान के विपरीत काम कर रहा है, तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि राष्ट्रपति हटाए गए हैं जिन पर महाभियोग लगा है। ठीक है, अभी देखो रिसेंटली उपराष्ट्रपति हटे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, महाभियोग तो नहीं लगा लेकिन इस्तीफा दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार ये राज्यपाल के लिए महाभियोग की चर्चा हमारे संविधान में नहीं की गई है। तो ये शब्द महाभियोग के बारे में हम ये पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में तो है महाभियोग, लेकिन राज्यपाल के बारे में नहीं है। तो इसे आप क्लियरली अपने नोट्स में लिखें। लेकिन इसकी रिकमेंडेशन महाभियोग की किसने दी थी? पहली बार। ठीक है, तो पूंछी आयोग, एक आयोग थे, पूंछी आयोग 2007 में। ठीक है, देखो ये पूंछी आयोग है, आयोग तो इम्पोर्टेंट है ही रिकमेंडेशन के लिए, लेकिन जो ईयर है आपको ईयर भी याद रखना है आपको। ठीक है, 2007 में इनकी रिकमेंडेशन थी कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग, किसी भारी शब्द, हटाने के लिए महाभियोग की
सिफारिश। ठीक है, तो ये हम अपने नोट में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके MCQ में अक्सर इन चीज़ों से प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियरली कहता है, हम कहते हैं ना कि पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन, यानी यहाँ पे कंपेयर करके हमने पढ़ना है। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति राज्यपाल को साथ में लेकर के हमने यहाँ समझा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, पूंछी आयोग इसकी जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, ये किस आयोग ने दी थी? पूंछी आयोग, जिनका इस फॉर्मेशन 2007 में हुआ था। तो उन्होंने ये कहा था राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की सिफारिश, यानी ये बातें हैं किस आयोग ने कही थी? पूंछी आयोग ने कही थी, जिनको माना नहीं गया राज्यपाल पे जो महाभियोग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है लगाने की। ठीक है, राष्ट्रपति जब भी चाहें राज्यपाल को हटा सकते हैं। ठीक है, या खुद से वो राष्ट्रपति को जो है अपना जो भी है मतलब क्या कहते हैं उसे, रिज़ाइन दे सकता है वो। समझ में आ गया? तो आज की जो पूरी चर्चा है हमारी चर्चा यहीं तक रहेगी। ये पहला पार्ट है जो हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा। कल हमारी पूरी चर्चा सेकंड पार्ट पे होगी। थोड़ा ये टॉपिक लंबा है तो हम इसको 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पूरी चर्चा ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लेनी है, ताकि जब भी आप MCQ सॉल्व करने जाओ तो आप पहले थ्योरी पढ़ लो, ताकि आपके सारे MCQ बने। तो बताइए, आपको ये सारी जो चर्चा है अच्छे समझ में आ गई होगी? कहीं कोई परेशानी, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा? मैंने अपने आसान शब्दों में आपको ये पूरी चर्चा अच्छे से समझाई। आई होप आपको इस पूरी क्लास अच्छी लगी। बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है। थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर के मैं नई क्लास ले पा रहा था, लेकिन अब से क्लास रेगुलर इंटरवल पे आएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें।